नमस्कार, मैं नंदराम पालीवाल, सह आचार्य राजनीति विज्ञान। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा शक्तियों का बंटवारा हुआ, जिसमें 47 विषय केंद्रीय सूची में रखे गए और 50 विषय प्रांतीय सूची में रखे गए। प्रांतीय विषय को आगे भी दो भागों में बांटा गया, आरक्षित तथा हस्तांतरित। जिन विषयों को भारतीयों को देने से ब्रिटिश सरकार का कोई अहित नहीं होता था, जिनमें गलती होने से भी ब्रिटिश हितों को नुकसान नहीं पहुंचने की संभावना थी और जिनका नियंत्रण भारतीय अपने हाथों में विकास की दृष्टि से अधिक चाहते थे, उन विषय को हस्तांतरित किया गया। उसके शासन की जिम्मेदारी भारतीय मंत्रियों के हाथ में दी गई। उदाहरण स्वरूप स्थानीय स्वशासन, चिकित्सा शासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य सफाई, ब्रिटिश भारत में यात्रा, यूरोपियन और आंग्ल भारतीयों की शिक्षा को छोड़कर शेष जनता की शिक्षा, सार्वजनिक कार्य, कृषि सहकारी समितियां, मछली क्षेत्र, उद्योग धंधे, खाद्य वस्तुओं मिलावट, जन्म तथा मृत्यु संबंधी आंकड़े, तौल और माप इत्यादि विषय हस्तांतरित रखे गए। 50 विषयों में से प्रांतीय सूची में 50 विषय थे, उनमें से 22 विषय हस्तांतरित रखे गए। शेष विषय आरक्षित रखे गए। जितने भी अधिक महत्वपूर्ण विषय थे वे सब आरक्षित रखे गए। उदाहरण स्वरूप भूमि कर, अकाल सहायता, न्याय प्रशासन, खनिज साधनों का विकास, उत्पादन पूर्ति और बांट पर नियंत्रण, पुलिस, समाचार पत्रों, पुस्तकों और छापे खानों पर नियंत्रण, भारतीय सरकार के नाम पर उधार लेना, प्रांतीय वित्त इत्यादि आरक्षित विषय रखे गए। आरक्षित विषयों के शासन की जिम्मेवारी गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद की रखी गई। गवर्नर अपनी कार्यकारिणी सहित इन विषयों के शासन के लिए प्रांतीय विधान परिषद की तरफ जिम्मेदार न होकर गवर्नर जनरल तथा भारत सचिव की तरफ ही जिम्मेदार थे, जो स्वयं लंदन में ब्रिटिश सरकार तथा पार्लियामेंट की तरफ जिम्मेदार थे। इस तरह से रिजर्व या आरक्षित विषयों पर प्रांतीय विधान परिषद का कोई नियंत्रण नहीं था। जहां यह विवाद उत्पन्न होता था कि कोई विषय आरक्षित है अथवा हस्तांतरित, वहां पर भी गवर्नर का निर्णय अंतिम समझा जाता था। कहने का अर्थ यह है कि जिन में कोई गलती होने से या जिनसे ब्रिटिश सरकार को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचने वाली थी, उन विषयों के शासन की जिम्मेदारी भारतीय मंत्रियों को दी गई और जो महत्वपूर्ण विषय थे वो उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी परिषद को दी गई। और इससे बड़ी बात, गवर्नर जनरल भी विधान परिषद की तरफ जिम्मेदार नहीं था। अब प्रांतों पर केंद्रीय नियंत्रण में ढिलाई। प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार को सफल बनाने के लिए यह आवश्यक हो गया कि केंद्र का प्रांतों पर कुछ नियंत्रण ढीला किया जाए, कम किया जाए। 1919 के एक्ट के पूरा प्रत्येक प्रांतीय विषय के लिए गवर्नर जनरल की पूरा स्वीकृति आवश्यक होती थी, परंतु 1919 के अधिनियम के अनुसार यह निर्धारित किया गया कि प्रांतीय सूची पर कानून बनाने के कुछ विषय मामलों को छोड़कर शेष मामलों में गवर्नर जनरल की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी। केंद्रीय सरकार उस समय प्राय हस्तक्षेप नहीं करती थी जब प्रांतीय सरकार किसी हस्तांतरित विषय पर कानून बनाती थी, परंतु जब वह किसी आरक्षित विषय पर कानून बनाती थी
तो केंद्रीय सरकार हस्तक्षेप करती थी। जहां कानूनी क्षेत्र में कुछ केंद्रीय नियंत्रण में ढिलाई की गई, वहां शासन संबंधी क्षेत्र में भी कुछ ढिलाई आवश्यक हो गई। जहां तक 1919 के अधिनियम का संबंध था, उसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि केंद्रीय सरकार की निगरानी, निर्देशन और नियंत्रण में रहेंगी। उनका ये कर्तव्य होगा कि वे सरकार को हर महत्वपूर्ण मामले की सूचना देते रहें। जहाँ तक हस्तांतरित विषयों का संबंध था, भारत सरकार का नियंत्रण बहुत ढीला कर दिया गया और यह प्रांतों के मामलों में प्राय हस्तक्षेप नहीं करती थी। परंतु जहाँ तक आरक्षित विषयों का संबंध था, केंद्रीय सरकार का प्रांतीय सरकारों पर नियंत्रण बहुत ढीला नहीं किया गया। उदाहरण स्वरूप, क्रांतिकारी और राजनीतिक आंदोलनों को दबाने के लिए भारत सरकार का गृह विभाग सारे प्रांतों को निर्देश जारी करता था और उनका प्रांतों को पालन करना पड़ता था। वित्तीय क्षेत्र में भी केंद्रीय नियंत्रण कुछ ढीला किया गया। प्रांतों को कुछ विषयों पर कर लगाने की आज्ञा दी गई। प्रांतों को कुछ अलग साधनों से टैक्स एकत्रित करने की भी आज्ञा दी गई। इस तरह से केंद्र और प्रांतों के राजस्व के साधनों को अलग अलग कर दिया गया। इससे प्रांतीय सरकारों की केंद्रीय सरकार पर निर्भरता कुछ कम हो गई और प्रांत काफ़ी हद तक वित्तीय मामलों में आत्मनिर्भर बन गए। इस तरह से 1919 के अधिनियम का बड़ा भारी महत्व है कि इसके द्वारा चाहे प्रांतीय स्वराज एकदम शुरू नहीं किया गया हो, परंतु इसके द्वारा उस दिशा में पहला कदम अवश्य उठाया गया। इसी मार्ग पर चलते हुए बाद में 1919 के अधिनियम के अनुसार प्रांतीय स्वराज्य एक वास्तविकता बन गई। अब दोहरा शासन। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि प्रांतों में थोड़ी सी उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए विषयों को हस्तांतरित आरक्षित में बांटा गया। उसी के बारे में हम आगे बताते हैं। गवर्नर तथा उसके मंत्री विषय। पिछले वीडियो में बताया था कि प्रांतों में दोहरा शासन लगाया गया और दोहरे शासन में के अंतर्गत प्रांतीय विषय को भी दो भागों में बांटा गया, जिसके अपन पर चर्चा करेंगे। गवर्नर था उसके मंत्री। हस्तांतरित विषयों का प्रांतों में शासन चलाने के लिए मंत्री नियुक्त की गई। उनकी अधिक से अधिक संख्या निश्चित की गई। बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में 3 मंत्री नियुक्त किए गए और शेष प्रांतों में केवल 2 मंत्री वास्तव में नियुक्त किए गए। मंत्री गवर्नर द्वारा नियुक्त किए जाते थे, यानी मंत्री गवर्नर के द्वारा ही बनाए जाते थे और गवर्नर की कृपा रहने तक ही वो अपने पद पर बने रहते थे। मंत्रियों को विधान परिषद के सदस्यों में से प्राय नियुक्त किया जाता था। किसी भी सरकारी अधिकारी को मंत्री नियुक्त नहीं किया जा सकता था। यदि किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री नियुक्त कर दिया जाता था जो विधान परिषद का सदस्य नहीं था, तो उसे 6 महीने के अंदर अंदर विधान परिषद का सदस्य बनना पड़ता था और यदि ऐसा नहीं होता है तो उसे मंत्री पद छोड़ना पड़ता था। संयुक्त चयन समिति ने यह सिफारिश की थी कि मंत्रियों को तब तक उतना ही वेतन मिले जितना गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों को मिले, जब तक प्रांतीय विधान परिषद उसमें कोई कमी न करे। यानी यदि विधान परिषद जब तक उनके वेतन में कमी नहीं करे, तब तक गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों को जो वेतन मिलता है वही वेतन मंत्रियों को मिलना चाहिए। इसका यह परिणाम हुआ कि इस एक्ट में प्रांतीय विधान परिषद को मंत्रियों के वेतन में कटौती का अधिकार दे दिया गया। बम्बई विधान परिषद ने वास्तव में प्रत्येक मंत्री का वार्षिक वेतन 64,000 रुपये से घटाकर 48,000 रुपये कर दिया था।
व्यवहार में गवर्नर ऐसे व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करता था जिनके पीछे विधान परिषद के कुछ सदस्य हों। जिन व्यक्तियों को विधान परिषद का विश्वास प्राप्त नहीं होता था उनको विधान परिषद अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटा सकती थी। जब मंत्रियों के वेतन की मंजूरी प्रतिवर्ष विधान परिषद से ली जाती थी तो उस समय भी मंत्रियों के काम खराब होने पर उनकी आलोचना की जाती थी। विधान परिषद के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न तब पूरक प्रश्न में पूछ सकते थे। इस तरह से मंत्रियों को विधान परिषद की सद्भावना पर निर्भर रहना पड़ता था। जिस मंत्री में विधान परिषद को विश्वास नहीं होता था उस व्यक्ति को त्याग पत्र देना पड़ता था। उत्तर प्रदेश में एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास कर दिया गया और वहाँ के गवर्नर को अपने इच्छा के विरुद्ध उस मंत्री को हटाना पड़ा। इससे पता चलता है कि प्रांतों में हस्तांतरित विषयों में मंत्रियों को विधान परिषद के अधीन अवश्य कर दिया गया था, परंतु मंत्रियों की स्थिति बहुत कठिन थी। इन्हीं गवर्नर को भी प्रश्न रखना पड़ता था और गवर्नर को भी बिना कारण बताए हुए मंत्रियों को हटाने का अधिकार था। इस तरह से मंत्रियों के दो स्वामियों को प्रश्न करना पड़ता था। यानी विधान परिषद भी एक तरह से उनके मालिक थे, वो उनके प्रसाद पर्यंती कार्य कर सकते थे और गवर्नर जनरल भी उनको हटा सकता था। 1919 के एक्ट के अनुसार राज्यपाल गवर्नरों को एक निर्देश पत्र जारी किया गया जिसमें गवर्नरों से कहा गया कि मंत्रियों की सलाह को मानने या उनकी उपेक्षा करते हुए वे उनके यानी मंत्रियों के विधान परिषद से संबंधों और जनता के प्रतिनिधियों की इच्छा का ध्यान रखें। राज्यपाल मंत्रियों की सलाह की उपेक्षा या उनकी इच्छा के विरुद्ध तभी कार्य कर सकता था जब प्रांत की सुरक्षा और शांति, थोड़ी संख्या वाली जातियों अथवा पिछड़ी हुई जातियों की उन्नति और कल्याण, सार्वजनिक सेवा के हितों की रक्षा और धार्मिक अथवा जातीय झगड़ों से जनता को बचाने के लिए वह ऐसा करने पर विवश हो जाए। गवर्नर की भी जिम्मेदारी थी कि भारत सचिव तथा गवर्नर जनरल के सब आदेशों का पूरी तरह पालन हुआ। इसका यह अर्थ हुआ कि यदि मंत्रियों की सलाह से प्रांत की सुरक्षा या शांति में कोई बाधा उपस्थित हो या वह सलाह थोड़ी संख्या वाली जातियों या पिछड़ी जातियों के हितों के विरुद्ध हो या वह सार्वजनिक सेवाओं के लिए उचित न हो या वह भारत सचिव तथा गवर्नर जनरल के आदेशों के विरुद्ध हो तो गवर्नर मंत्रियों की परवाह न करके अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कर सकता था, अन्यथा वह मंत्रियों की इच्छा के अनुसार ही कार्य कर सकता था। यद्यपि इस एक्ट के बनाने वालों का इरादा था कि मंत्रियों में सामूहिक उत्तरदायित्व की भावनाओं को उत्साहित किया जाए, परंतु व्यवहार में गवर्नरों ने इस सिद्धांत को नहीं अपनाया और वे मंत्रियों से इकट्ठा विचार विमर्श करने के बजाय अलग अलग ही विचार विमर्श करते थे। इससे गवर्नरों के हाथ में सारी शक्ति बनी रही और मंत्रियों को गवर्नरों के विरुद्ध इकट्ठा होकर कुछ कहने का अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ। अब राज्यपालों या गवर्नरों के लिए निर्देश पत्र। गवर्नरों का मंत्रियों से अपने संबंध में मार्गदर्शन करने के लिए गवर्नरों का एक निर्देश पत्र जारी किया गया। भारत सरकार 1919 के अधिनियम में यह उपबंध रखा गया, हस्तांतरित विषयों के बारे में गवर्नर अपने मंत्रियों के परामर्श को तब तक मानेगा जब तक कि वह अपनी सम्मति से मतभेद रखने का कोई विशेष कारण नहीं समझे। उस समय वह मंत्रियों की सम्मति की उपेक्षा करके अपनी इच्छानुसार कार्य कर सकेगा।
अब राज्यपालों की विशेष जिम्मेदारियाँ, यानी गवर्नर जनरलों की विशेष जिम्मेदारियाँ। इन सामान्य जिम्मेदारियों के अतिरिक्त चाहे इस अधिनियम के द्वारा उत्पन्न की गई थी अथवा किसी अन्य तरीके से उत्पन्न की गई थी, निर्देश पत्र ने राज्य गवर्नरों को निम्नलिखित जिम्मेदारियाँ सौंपी। यानी जो शक्तियाँ गवर्नरों को सौंपी गई थी वो निम्नलिखित थी, जैसा आपकी स्क्रीन पर दिखा रहेगा। नंबर 1 है यह देखना कि प्रांत के सभी भागों में सुरक्षा और शांति स्थापित की जाए, धार्मिक और प्रजातिक झगड़े दूर किए जाएं तथा जो आदेश भारत सचिव अथवा गवर्नर जनरल द्वारा जारी किए जाएं उन सब का पालन किया जाए। अल्पसंख्यक तथा पिछड़ी हुई जातियों के समाज कल्याण और प्रगति के लिए व्यवस्था करना। अपने प्रांत में लगे हुए नागरिक सेवाओं के सब सदस्यों के मानते हुए अधिकार और विशेषाधिकारों की रक्षा करना ताकि वे अपना उचित कार्य कर सकें। यह देखना कि सरकार का कोई आदेश या विधान परिषद का कोई अधिनियम लोगों को विभिन्न हितों अथवा प्रजाति, धर्म, शिक्षा, सामाजिक दशाओं, धन, विशेषाधिकारों तथा लाभों से वंचित न करे जो कि लोगों को अब तक मिलते रहें या बाद में उनको मिलने वाले हैं। इस प्रकार ये ध्यान देने योग्य है कि भारत सरकार के 1919 के अधिनियम ने गवर्नरों को बहुत सी जिम्मेदारियां सौंपी। अपने विशेष जिम्मेदारियों को निभाने के लिए गवर्नर अपने मंत्री से किसी भी महत्वपूर्ण मामले पर असहमत हो सकता था और अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कर सकता था। इस तरह से वह न तो 1919 के अधिनियम का उल्लंघन करता था और ना ही निर्देश पत्र का उल्लंघन करता था, और साथ में अपनी मनमानी भी कर सकता था। भारतीय वैधानिक आयोग के अनुसार गवर्नर के पास साधारण और असाधारण शक्तियाँ मिला दी गई। वह दैनिक प्रशासन का भाग है, परंतु उसका यह प्राधिकार आरक्षित है, अधिकार आरक्षित है उसका, जिसके कारण वह साधारण प्रक्रियाओं का उल्लंघन कर सकता है, जबकि उसको यह विश्वास हो जाए कि प्रांत के साधारण प्रशासन में विशिष्ट हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि राज्यपाल का हस्तक्षेप केवल साधारण परिस्थितियों तक ही सीमित नहीं अपितु साधारण परिस्थितियों में भी था। इस प्रकार गवर्नर की कार्यकारिणी के सब सदस्य 5 वर्ष के लिए ब्रिटिश ताज द्वारा भारत सचिव की सिफारिशों पर नियुक्त किए जाते थे। उनकी नियुक्ति में गवर्नर का भी हाथ रहता था। व्यवहार में जिन व्यक्तियों के नाम की सिफारिश गवर्नर तथा गवर्नर जनरल कर देते थे उन्हीं की भारत सचिव स्वीकृति देता था, या जिन व्यक्तियों के नाम की सिफारिश गवर्नर या गवर्नर जनरल करता था उन्हीं लोगों को भारत सचिव स्वीकृति देता था, और उसके वेतन अधिनियम में निर्धारित कर दिए गए थे और उसमें प्रांतीय विधान परिषद कोई कटौती नहीं कर सकती थी। वे प्रांतीय विधान परिषद के पदेन सदस्य थे, परंतु इसकी तरफ उत्तरदायी नहीं थे, यानी विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। वे केवल गवर्नर और गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी थे, क्योंकि उनकी नियुक्ति गवर्नर या गवर्नर जनरल की कृपा से हुई है। अतः वे गवर्नर या गवर्नर जनरल का ही साथ देते थे, उसी के प्रति उत्तरदायी थे। इसका यह अर्थ हुआ कि प्रांतीय विधान परिषद उन्हें अविश्वास प्रस्ताव द्वारा भी नहीं हटा सकता था, जिस तरह अन्य मंत्रियों को हटा सकती थी। वे वास्तव में केवल गवर्नर सहित भारत सचिव की ओर उत्तरदायी थे, क्योंकि गवर्नर सारे प्रांतीय शासन के लिए गवर्नर जनरल भारत सचिव की तरफ जिम्मेदार था। इसलिए गवर्नर का अपने कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों के ऊपर प्रभावशाली नियंत्रण था। अब दूसरा विषय है हस्तांतरित, यानी हस्तांतरित और आरक्षित, ये दोनों विषय, इनमें संबंध तक गवर्नर का महत्वपूर्ण कार्य, इसके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।